वेलकम टू स्टडी विद एमएस। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें किसी भी संस्था का गठन या निर्माण करना है तो उसके लिए जो हमारी ऐतिहासिक घटनाएं या जो पृष्ठभूमि है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और भारतीय संविधान के निर्माण में भी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, कानून, प्रथाएं, इन सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत ब्रिटेन का एक कॉलोनी रहा है और ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर काफी सारे जो कानून है या जो एक्ट है उन्हें पारित किया, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत में ब्रिटेन के शासन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है कंपनी का शासन, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक रहा है, और दूसरा है ताज का शासन, जो कि 1858 से लेकर 1947 जब भारत आजाद हुआ तब तक रहा है। इसमें हम पहले बात करेंगे जो कंपनी का शासन है, ये 1773 से लेकर जो 1858 तक रहा है। इसके तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत में काफी सारे जो एक्ट या कानून है वो पारित किए हैं, इनकी बात करेंगे हम पहले। इसमें जो पहला कानून था वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी के कार्य है इसको नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ये ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया एक पहला कदम था, जिसके द्वारा पहली बार जो कंपनी के प्रशासनिक एंड जो पॉलिटिकल फंक्शंस है इनको मान्यता मिली, और भारत में एक जो केंद्रीय प्रशासन है इसकी नींव भी रखी गई। और इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर थे, इनको बंगाल के गवर्नर जो जनरल है इसका पदनाम दिया गया, और उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय जो कार्यकारी परिषद है इसका भी गठन किया गया। और जो लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग्स है, इनको बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाया गया, और जो हमारी मद्रास और बंबई के गवर्नर थे, इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही कर दिया गया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि टोटल 4 न्यायाधीश थे इसमें। एंड इस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार है, इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और भी ज्यादा सशक्त कर दिया था। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। इससे पहले एक एक्ट और भी रहा है जो कि 1781 का सेटलमेंट एक्ट है। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही कुछ अमेंडमेंट किए गए थे इस एक्ट के द्वारा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे। इस अधिनियम के द्वारा जो ये पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके द्वारा जो कंपनी के पॉलिटिकल एंड जो कमर्शियल ट्रेड फंक्शंस है इसको सेपरेट कर दिया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा जो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र है इसको फर्स्ट टाइम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। और इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत में जो कंपनी के कार्य और प्रशासन है इस पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। एंड जो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्ट आता है वो है 1793 का चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट के द्वारा भारत में जो कंपनी के ट्रेड एकाधिकार है इसको अगले 20 ईयर के लिए बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1813 के चार्टर्ड एक्ट के बारे में। इस एक्ट के द्वारा भारत में जो कंपनी का ट्रेड एकाधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया, और जो भारतीय व्यापार है इसको सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। और इस एक्ट के द्वारा जो ईसाई मशीनरी थे इनको भारत में अपने धर्म, जो ईसाई धर्म है, इसको प्रचार और प्रसार करने की अनुमति मिल गई थी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्ट आता है 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसे सभी जो नागरिक और सैन्य शक्तियां हैं प्रदान कर दी गई थी। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है इनको भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और इस एक्ट के द्वारा जो मद्रास और बंबई है इनके गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया, और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत में विधायिका की असीमित शक्तियां या अधिकार प्रदान किए गए। और इस एक्ट के अंतर्गत सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन भी शुरू किया गया, और कहा गया जो कंपनी में भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा।
परंतु जो इस प्रोविजन को या जो प्रावधान था इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण समाप्त कर दिया गया। और जो नेक्स्ट एक्ट है वो है 1853 का चार्टर्ड एक्ट। ये भारत में जो कंपनी का शासन था इसके तहत लास्ट एक्ट है। उसके द्वारा जो पारित जितने भी चार्टर्ड एक्ट या जो एक्ट पारित किए गए थे उसमें ये लास्ट एक्ट है। इसके बाद जो भारत का शासन है ये सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाता है। ये जो एक्ट है इस एक्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल की परिषद के जो विधायी और प्रशासनिक कार्य थे उनको सेपरेट कर दिया जाता है। और जो परिषद है परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए जिन्हें पार्षद कहा गया। और इस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु एक खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था आरंभ की गई। इस प्रकार जो ये विशेष सिविल सेवा है इसको भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिया जाता है। और 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक जो मेकाले समिति है इसका गठन किया जाता है। जो 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल होता है इसके बाद जो भारत का शासन है ये सीधा ब्रिटिश क्राउन या जो ताज है इसके अधीन चला जाता है। और ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो भारत में शासन रहता है ये 1858 से लेकर 1947 तक रहता है। और इसके तहत जो पारित किया गया पहला एक्ट था वो था 1858 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है इसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का शासन सीधा क्या है जो महारानी विक्टोरिया है इनके अधीन चला जाता है। और इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का जो पदनाम बदलकर है वो भारत का वॉइसरॉय रख दिया जाता है। और जो लॉर्ड कैनिंग होते हैं ये भारत के प्रथम वॉइसरॉय इन्हें क्या है बनाया जाता है। और इस एक्ट के द्वारा इस एक्ट के अंतर्गत नए पद भारत के राज्य सचिव का भी सृजन किया जाता है जिसमें जो भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति इनमें क्या है नहीं थी। जो ये क्या थे भारत के राज्य सचिव थे इनमें ये संपूर्ण शक्ति थी। और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ये ब्रिटिश संसद के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल भी था। और भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया जाता है जो कि एक सलाहकार परिषद होती है। इस परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन के तहत जो हमारा एक्ट आता है वो है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कानून बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत हुई। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों जो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और जो सर दिनकर राव थे इनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया इनके द्वारा। और इस एक्ट के अंतर्गत जो 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ एक पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ कर दी गई थी इसको भी इस एक्ट के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई थी। और इस एक्ट के द्वारा जो वॉइसरॉय है इनको आपातकाल के बिना भी काउंसिल की एक जो संस्तुति है अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। और जो ऐसे अध्यादेश की अवधि है ये मात्र 6 वीक या 6 माह होती थी। एंड नेक्स्ट एक्ट है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इस एक्ट के द्वारा पहली बार विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। और इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में से गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में कहीं भी नहीं किया गया। नेक्स्ट एक्ट है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इस एक्ट को मोले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस टाइम लॉर्ड मोले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और जो लॉर्ड मिंटो है ये भारत के वॉइसरॉय थे। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि करके जो केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या है ये 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। और इस एक्ट के द्वारा दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट संकल्प रखना आदि। और इस एक्ट के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वॉइसरॉय और जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद है इसके साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा है इनको विधि सदस्य के तौर पर वॉइसरॉय की कार्यपालिका परिषद का पहला सदस्य बनाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत पृथक निर्वाचन के आधार पर जो मुस्लिम है इनके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। और जो इसके अंतर्गत है
वो मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा क्या है, जो सांप्रदायिकता है उसको वैधानिकता प्रदान कर दी गई और जो लॉर्ड मिंटो है इनको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1919 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 20 अगस्त 1917 को फर्स्ट टाइम ये घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। इसी उद्देश्यों के साथ क्रमिक रूप से जो 1919 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है ये पारित किया जाता है, जो कि 1921 में लागू किया गया। इस कानून को मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। उस टाइम जो मोंटेक्यू है ये भारत में राज्य सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड है ये भारत के वायसरॉय थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विषय को फिर से दो भागों में विभक्त किया जाता है, हस्तांतरित और आरक्षित। इस तरह से क्या है, जो ये डायरकी सिस्टम है इसे डायरकी सिस्टम कहा गया। इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में द्विसदनीय जो विधान परिषद है इसका स्थान पर राज्यसभा और लोकसभा और जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है इसकी व्यवस्था की जाती है। और इस एक्ट के अंतर्गत सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्लो भारतीयों और जो यूरोपियों के लिए है पृथक निर्वाचन का सिद्धांत जो था इसको क्या है, विस्तारित कर दिया जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा संपत्ति कर और जो एजुकेशन है इसके आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया जाता है। और जो ये 1919 का एक्ट है इसके अंतर्गत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट जो एक्ट है वो है 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। ये जो एक्ट है ये अभी तक के जितने भी जो एक्ट पारित किए गए थे इन सभी में सबसे प्रमुख और सबसे लंबा एक्ट था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस एक्ट के अंतर्गत प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली थी इसको समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ कर दी गई थी। और इस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ कर दिया गया था। और जो संघीय विषय है इसको दो भागों आरक्षित और स्थानांतरित में विभक्त कर दिया गया था। हालांकि जो ये प्रावधान है ये कभी भी लागू नहीं हो सका। और इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य 3 सूचियां, जैसे कि जो हमारे पास स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड जो कंकरेंस लिस्ट है इसके आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। और जो हमारे पास रेजिड्यूरी पावर्स थी इनको क्या है, वायसरॉय को दे दिया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत 11 राज्यों में से 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। और इस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार करके दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। और इस अधिनियम के द्वारा जो मताधिकार का विस्तार करके 10% जो पॉपुलेशन है उनको मत देने का अधिकार मिल गया। और इस अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई की भी स्थापना की जाती है। और इस अधिनियम के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग और जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य आयोग की स्थापना की जाती है। और इस अधिनियम के अंतर्गत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट एक्ट है जिस एक्ट के द्वारा भारत को आजादी प्रदान कर दी जाती है वो है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली हैं उन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और जो सत्ता है ये उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। परंतु इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया और भारत विभाजन की बात कही। और 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि 1946 में जो गठित की गई संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान है ये सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जो उन्हें स्वीकार करेंगे, जो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे उन क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होगा। और 3 जून 1947 को वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की जो पेशकश है ये की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार कर लिया था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को
भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का विभाजन दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इस अधिनियम द्वारा भारत में जो वायसरॉय पद था, इसको समाप्त करके दोनों राज्यों में गवर्नर जनरल पदनाम का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन ताज को जो ताज है इसको करनी थी, पर इस पर ब्रिटेन सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होना था। और इस अधिनियम के द्वारा जो भारतीय रियासतें थी उनको ये स्वतंत्रता दी गई थी, वो या चाहे तो भारत में मिल सकती है या जो पाकिस्तान डोमिनियन है इसमें मिल सकती है, या चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकती है। इस तरह से जो ये 1947 का एक्ट था, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके अंतर्गत 14 एंड 15 अगस्त को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो जाता है और जो सारी की सारी पावर्स है ये दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दी जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना ना भूले, जिससे जो अपकमिंग वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉच।